देखो बेटा, 9th क्लास में जब हम 8th क्लास में रहते हैं, सब 8th क्लास में जब हम लोग रहते हैं तो आप देखते हो कि स्टार्टिंग से जब आप 5th क्लास में थे, 6th में आए, 7th में आए, 8th में आए, तो आप क्या करते थे कि अगर हम इंडिविजुअल करके पढ़ना चाहें साइंस में, तो लगभग 9th क्लास से जब हम लोग जाते हैं ना, 9th क्लास में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअली हम लोगों को पढ़ना होता है साइंस को। फिजिक्स अलग हो जाता है, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, है कि नहीं। 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास तक लगभग छोटे क्लास में जब हम लोग रहते हैं तो एक ही बुक में लगभग संलग्न रहता है कि नहीं। जब हम 9th क्लास में थे तो आपका फिजिक्स का एक अलग बुक हुआ करता था, केमिस्ट्री का एक अलग बुक हुआ करता था, बायो का एक अलग बुक हुआ करता था, है ना जी। 10th क्लास में भी आए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अलग अलग हम लोगों को इंडिविजुअली करके पढ़ना है कि नहीं। साइंस को 3 पार्ट में बांट के हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो केमिस्ट्री में आज केमिस्ट्री का चूंकि आगाज है, केमिस्ट्री का आज फर्स्ट क्लास है कि नहीं। तो केमिस्ट्री के फर्स्ट क्लास में सबसे पहले आज हम लोग केमिस्ट्री का इंट्रो जानेंगे, है ना। केमिस्ट्री क्या है, ज़्यादा योगदान किस साइंटिस्ट का रहा, किस आधार पर हमने केमिस्ट्री के फादर का चुनाव किया, और थोड़ा सा एक और बहुत सारे इंटरेस्टेड बात जानेंगे कि जो केमिस्ट्री के फादर थे उनका बायोग्राफी क्या था, है कि नहीं। अगर हम रसायन शास्त्र की बात करें, क्लास 10th में आपको शायद हम बताए भी थे, चैप्टर इंडेक्स बताए थे ना जी, चैप्टर इंडेक्स बताए थे कि नहीं क्लास 10th का। फर्स्ट में कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया उनके समीकरण, सेकंड अम्ल भस्म तथा क्षार, नहीं बताए हैं। चलिए ठीक है, आज के क्लास में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली बात की अगर हम बेटा रसायन के बारे में बात करें, है ना, रसायन शास्त्र, पहले तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि हम लोग साइंस को 3 डिपार्टमेंट में बांट के पढ़ रहे हैं, है ना। एक भौतिक शास्त्र, है ना, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र। तो ये इसमें से जो रसायन शास्त्र जो है, फर्स्ट लेक्चर में आपको शायद हम साइंस का लेक्चर भी दिए थे, है ना। तो ये जो इसमें से रसायन शास्त्र है बेटा, वो क्या है। रसायन शास्त्र में हम किन पक्षों का अध्ययन करेंगे, है कि नहीं। रसायन शास्त्र में जब भी आप बात करते हो, जब भी आप रसायन शास्त्र की बात करते हो, तो रसायन शास्त्र में हम पदार्थ के गुण की बात करते हैं, है ना। पदार्थ क्या है आपको पता है, हमारे ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी चीजें पदार्थ है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो तो हम लोग क्या करते हैं रसायन शास्त्र में, बेसिकली पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं, उनके बनावट का अध्ययन करते हैं, उनके स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। जैसे एक मनुष्य, जैसे मैं एक ह्यूमन हूँ, तो मेरे बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ है, हार्मोन्स है, विटामिन है, प्रोटीन है, इस आई के अंदर क्या क्या चीज़ है ना, एक्वस ह्यूमर, वेट्रस ह्यूमर, है ना, और बहुत सारे प्रोटीन भी है हमारे आई के अंदर। लैक्रिमल ग्लैंड है, जिस ग्लैंड से आंसू निकलता है, समझ रहे बात को ना। तो कहीं ना कहीं हमारे आँख के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो जीवाणुओं का भक्षण भी करेंगे। तो बेटा कहीं ना कहीं हमारे शरीर का जो कंपोजिशन होता है, एक मैं पदार्थ हूँ तो मेरे बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ों की मिलावट है ना, कौन कौन चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है, और जिस चीज़ से बना हुआ है वो चीज़ में क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपका बॉडी में विटामिन है, प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। एक शरीर के को सुचारू रूप से चलने के लिए, अगर आपके बॉडी में सपोज करो कि आपके आमाशय में अगर HCl का स्राव नहीं होता तो क्या भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो पाता, भोजन के साथ गए जीवाणुओं का भक्षण हो पाता, अगर जठर रस न होता तो, बात समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, कोई ना कोई एक फंक्शनल यूनिट है, वो क्रिया करता है। बातें समझ में आ रही है ना। मुख से आपने भोजन किया तो टाइलिन सबसे पहले आया, है ना, समझ, पाचन शुरू किया, लार के द्वारा पाचन आपका शुरू हो गया, फिर उसके बाद आमाशय से होते हुए आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलन, उसके बाद रेक्टम में गया, फिर आपने उसको निकाल दिया, बाहर किया, है ना। और उसके बाद जो भोजन पचा, है ना, उस ग्लूकोज के रूप में जो भोजन का अवशोषण हुआ, फिर ब्लड में गया, ब्लड के अंदर फिर वो ग्लूकोज का क्या हुआ, विघटन हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना जिसे आपने बाहर फेंका, और वो ग्लूकोज से आपके शरीर में ढेर सारी ऊर्जाएं मिली,
है ना, जो एटीपी के रूप में हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो ऊर्जा घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें एटीपी के रूप में वो संचित हुआ ऊर्जा, और समय समय पर हमने उसका यूज किया। तो बेटा अगर हम बात करें कि इसमें जितने, जैसे एटीपी ही ले ली, जैसे ग्लूकोज ही ले लिए, तो ग्लूकोज के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, C6H12O6, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो आपने जाना ना कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो कहीं ना कहीं आप उस पदार्थ के अंदर का कंपोजिशन को जाने कि कौन कौन चीज से वो मिलके बना हुआ है। समझ रहे बात ना, है ना। जब हमारी धरती ये थी, पुराने सभ्यताओं से अगर बात करें तो लोगों की क्या मान्यताएं थी इस धरती पर उपस्थित, कि ये पूरा ब्रह्मांड में जितनी सारी चीजें हैं ना, वो 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है कि नहीं। वायु, आकाश, अग्नि, समझ रहे बात को ना, धरा, मिट्टी जिसे बोलते हैं हम लोग। तो ये ऐसी मान्यताएं थी, है ना। जैसे जैसे साइंस डेवलप किया वैसे वैसे नहीं पता चला कि नहीं, हर पदार्थ के अंदर एक अपना एक अलग प्रॉपर्टी होता है, उसका कंपोजिशन होता है। जैसे आप पानी की बात करो, पानी, तो आपको पता है पानी में जानते हो शुरू में क्या मान्यता थी, कि पृथ्वी से ही पानी बनता है। पृथ्वी से ही क्या बनता है, पानी बनता है। जैसे आप मिट्टी से चाहो तो पानी बना सकते हो, ऐसा लोग सोचता था, क्योंकि मिट्टी से पानी निकल रहा था। अब मिट्टी से पानी निकलता था तो लोग सोचते थे कि मिट्टी से ही कहीं पानी बनता है। फिर बाद में आपका एंटोनियो लेवोजियर साहब आए तो बोले कि नहीं, मिट्टी से पानी नहीं बनता है। पानी किस चीज से बनता है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। पहले ऑक्सीजन को बेटा प्राण वायु कहा जाता था। अब प्राण वायु क्यों कहते थे, क्योंकि हम सांस बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन को क्या कहते थे पहले, ऐसी मान्यता थी कि जो O2 है, O2 का मतलब क्या, ऑक्सीजन, वो उसको क्या किस नाम से जाना जाता था बेटा, प्राण वायु के नाम से जाना जाता था। और इस ऑक्सीजन का अगर नोमेनक्लेचर की बात करें, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है भाई साहब, नामकरण की, तो इसका नामकरण आपका लेवोजियर साहब किए, एंटोनियो लेवोजियर साहब किए। समझ रहे बात को ना। तो हमने क्या बताया था, जब भी फादर का चुनाव करते हैं ना, तो शुरू से हम देखते आते हैं कि कौन व्यक्ति इस पे ज्यादा कार्यरत है, आगाज कौन कर रहा है, आगाज, अब शुरुआत कौन कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। समझ रहे बात ना। और उसके बाद उस आधार पर और लोगों के अंदर उसके प्रति इंटरेस्ट जगेगा और उस चीज पे कार्य करना शुरू कर देगा। तो अब देखिए लेवोजियर ही थोड़ी केमिस्ट्री में थे, प्राउस्ट भी था, प्राउस्ट भी तो थे कि नहीं थे। डार्विन आपके क्या बोलते हैं, डाल्टन थे कि नहीं थे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी पढ़ते हैं, है ना। तो था कि नहीं था, हुंड थे कि नहीं थे, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग थे। परंतु हम क्या बात करते हैं, है ना, कि जब हम केमिस्ट्री में जो मान्यताएं थी उस मान्यताओं को खत्म करके, लोगों के अंदर की अज्ञानता को खत्म करके एक नया रूप प्रदान करने की अगर बात करें तो लेवोजियर साहब का योगदान था। क्या था कि पहले लोगों को मैंने क्या बताया, मान्यता था कि पृथ्वी से ही जल का निर्माण होता है, जो कि क्या हुआ, गलत। बाद में इन्होंने क्या बताया कि नहीं भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके क्या बना हुआ है बेटा जी, जल। और भी अभी इनका एक इतना ही मान्य नहीं था, इन्होंने ही बताया कि जब किसी वस्तु को जलाते हैं हम लोग तो उसमें किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति। बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति के कोई चीज जल सकता है क्या, कोई भी चीज जल सकता है। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने बताया था कि एक मोमबत्ती ले लिए, मोमबत्ती को स्लाई से मतलब उसके क्या बोलते हैं बत्ती में जलाए तो क्या मोमबत्ती जलने लगा कि नहीं जलने लगा, जला ना। लेकिन जब उसको ग्लास से ढक देते हैं तो क्यों बंद हो जाता है, वो क्यों उसका मतलब वो जलना बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लास के अंदर फैल जाता है। समझ आए, जैसे कि मोमबत्ती है, इसको ग्लास से आप ढक दीजिए तो क्या होगा, मोमबत्ती जलते रहेगा कि बंद हो जाएगा, जलना बंद हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीजें भी नहीं जल सकती है ना। और ऑक्सीजन गैस ही हम लोग श्वसन क्रिया में लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग पहले क्या किसके नाम से जानते थे, प्राण वायु के नाम से। बातें समझ में आ रही है ना, किसी को दिक्कत। तो ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, उसके साथ साथ जब आप बेटा भोजन करते हो तो श्वसन क्रिया में आप ऑक्सीजन गैस लिए ना, जब श्वसन क्रिया में आपने ऑक्सीजन गैस लिए तो ऑक्सीजन गैस जा करके इस पदार्थ को जो आपने खाया हुआ है इसको जलाने का काम करता है, पचाने का काम करता है, यानी कि डाइजेस्ट करने का काम करता है। यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले बताया, किसने, लेवोजियर साहब, एंटोनियो लेवोजियर साहब ने ही सबसे पहले बताया कि जब भी हम भोजन करते हैं बेटा तो वो हमारे जब बॉडी के अंदर जा करके पचता है, यानी उसको पचाने का काम, जलाने का काम, तो कहीं ना कहीं जब पाचन क्रिया होती है तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ब्लड के अंदर जाता है, समझ रहे बात ना। और ब्लड के अंदर जा करके उस ग्लूकोज का विघटन करना, जैसे आप श्वसन का समीकरण पढ़े होंगे, C6H12O6 प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन गया और ऑक्सीजन जा करके उस ग्लूकोज को कौन-कौन चीज में तोड़ता है, ग्लूकोज
ग्लूकोज कहाँ से मिला हुआ है? जो आपने भोजन किया हुआ है ना, पच गया है, और पच करके छोटी आंत में पाए जाने वाला एक भाग होता है इलियम। आगे पढ़ोगे आप बायो के चैप्टर में, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इलियम क्या करता है बाबू, भोजन का ऑब्जर्वेशन करता है, अवशोषण करता है। और भोजन का मतलब किसको? उसमें से उपस्थित ग्लूकोज को। और वो ग्लूकोज हमारे जब ब्लड के अंदर जाता है तो ब्लड से होते हुए हमारे सेल के अंदर जाता है। शरीर का छोटी कहीं क्या होता है? सेल। और उस सेल में जाता है तो जब हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो बताओ कि सबसे पहले ऑक्सीजन हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है कि नहीं? और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड में है, और ब्लड के साथ चूंकि ब्लड का प्रवाह पूरे बॉडी के अंदर होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना। तो वो ब्लड के साथ ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में गया कि नहीं? अब ब्लड के साथ पूरे सेल में पहुंचेगा कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे नर्व्स होते हैं हमारे बॉडी में, तो पूरे सेल में पहुंचा। कौन पहुंचा? ऑक्सीजन पहुंचा। किसके साथ पहुंचा? हीमोग्लोबिन के साथ। तो ब्लड के अंदर बेटा अगर हीमोग्लोबिन ना होता तो क्या ऑक्सीजन को बांध के रख पाने वाला गुण रहता ब्लड के पास? नहीं रहता। यानी ब्लड को बांधने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन पूरे शरीर के, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया है, वो पूरे बॉडी के अंदर ले गया, उसको सेल में गया। और सेल में गया तो पहले से इंतजार कौन कर रहा है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ यह ऑक्सीजन बेटा क्रिया करके क्या क्या चीज बना लेता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कौन चीज बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कुछ जल के अणु बनते हैं और ढेर सारी क्या होती है? बनती है, ऊर्जाएं बनती है। और यह क्रिया कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भाग में होता है। किस भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए लाभदायक है कि हानिकारक है भाई? हानिकारक है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस जो बना हुआ है, यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पुनः हमारे फेफड़ा से होते हुए श्वसन छिद्र बोल रहे हैं, इस नासिका छिद्र के द्वारा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का चूंकि पार्शियल प्रेशर कम होता है, समझ रहे बात को ना, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन जब जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बॉन्ड टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर चला आता है। बात समझ रहे हो ना? तो अब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि जो आपने देखा ये क्रिया, तो इसमें बोलो ऑक्सीजन की भूमिका है कि नहीं है? बोलो जल्दी से जल्दी। ऑक्सीजन बोलो ब्रेक करने का काम कर रहा है कि नहीं? यह बात की अगर बात करें तो सबसे पहले किन्होंने बताया? लेवोजियर साहब ने बताया। इतनी बड़ी बात की ऑक्सीजन किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर भी क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन किस प्रकार से जलने में मदद कर रहा है। थोड़ा सा जाकर जलते फिर मार्कर लेकर के आओ तो जल्दी से रूम में से। ऑक्सीजन किस प्रकार से क्या चीज करने में मदद कर रहा है बेटा? जलने में मदद कर रहा है। ऑक्सीजन किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर इस ग्लूकोज के अणु को क्या करने में मदद कर रहा है? तोड़ने में मदद कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत? लेवोजियर साहब की ये जो भूमिका थी केमिस्ट्री के अंदर, इतना ही नहीं और सारी छोटे छोटे बातों पर इन्होंने रिसर्च किया, तो कहीं ना कहीं इनका योगदान है अंधकार को दूर करने का। मानवीय मान्यताओं जो अंधकार में डूबे हुए थे, उस चीज को खत्म करने का इनका क्या है? बहुत बड़ा योगदान है। समझ रहे बात ना? तो केमिस्ट्री के फादर ये ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं, इनके पास कुछ ना कुछ क्या था? क्वालिटी था। तो अभी चलो हम आगे बात करते हैं। ये जो रसायन शास्त्र है, पहले इसके हम इस शब्द के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर इसके बारे में लेवोजियर के बारे में और सारी बातें भी की जाएगी, है कि नहीं? ये जो रसायन शास्त्र है, इसको पहले तो बता दो इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई साहब? इंग्लिश में हम लोग इसको केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। प्लीज क्या है मार्कर लाने लेकर आया? तो ये जो केमिस्ट्री है बेटा, CHEMIS, जल्दी बोलो ना मार्कर लाने के लिए, चल नहीं रहा। गया? तो देखिए, रसायन शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दिख रहा है आपको? रसायन में कितने शब्द आपको दिख रहे हैं? दो। कौन कौन? एक तो रस, अगर संधि विच्छेद इसका कीजिए, रस, अब प्लस में क्या चीज? आयन। रस प्लस आयन केमिस्ट्री कहते हैं ना बेटा। केमिस्ट्री क्या चीज को इंग्लिश में बोलते हैं? किसको? रसायन। रस प्लस आयन, रस प्लस आयन। और रस का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। रस का मतलब? रस का मतलब सर जी मेरे रस के कमर। रस का मतलब लिक्विड। रस का मतलब क्या होता है भाई साहब? लिक्विड। रस का मतलब लिक्विड। अरे बोलना लिक्विड। अच्छा, रस का मतलब जब लिक्विड होता है, लिक्विड को आप जानते हो ना, द्रव कहते हैं। लिक्विड को क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश बातों पे अगर हम ध्यान दें तो ये जो केमिस्ट्री दिख रहा है,
यह कीमिया शब्द, मिस्र का एक कीमिया शब्द से बना हुआ है। कौन था? मिस्र का। मिस्र को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इजिप्ट। इजिप्ट का एक क्या है शब्द है कीमिया, जिससे बना हुआ है। और इस कीमिया का मतलब क्या होता है? काला रंग। करिया कीमिया का मतलब क्या होता है बच्चा? काला रंग, है ना। इस केमिस्ट्री के थोड़ा सा शब्द पे विचार किया जाए तो बाबू दिख रहा है आपको कि द्रव की हम बात करते हैं इसमें। अब द्रव का मतलब क्या होता है? लिक्विड। तो इसका ये जो रसायन शास्त्र है, इस रसायन शास्त्र के शब्दों का ये मतलब है। परंतु अगर रसायन शास्त्र में बात किया जाए तो कहो क्या सर हम द्रव का ही केवल अध्ययन करते हैं, ठोस का अध्ययन नहीं करते हैं? ठोस का भी करते हैं, गैस का नहीं करते हैं, गैस का भी करते हैं। तो कह सकते हैं कि हम लोग रसायन शास्त्र में बेसिकली पदार्थों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ सब्सटेंस या स्टडी ऑफ मैटर्स। स्टडी ऑफ मैटर्स, समझ रहे बात को ना। तो अभी मैंने बताया कि जल कौन चीज से मिलकर बना हुआ, किन्होंने बताया था सबसे पहले? लेवोजियर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, यानी कि जल जो एक की पदार्थ है, यह पदार्थ की क्या बनावट है, किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो आपने बनावट का अध्ययन किया कि नहीं किया? बोलो किया कि नहीं किया, है ना। और यह जो बनावट है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, किस संरचना में जुड़े हुए हैं, इसका भी आप अध्ययन किए कि नहीं किए? इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, HOHH और यहाँ लोन पेयर होता है। तुम कहोगे सर ये क्या बता रहे? तो बाबू इसकी कहानी आपको क्लास 11th में करनी है ना। मैं अभी बता दिया हूँ कि जल की ये संरचना होती है। तो आपने जल के अंदर की बनावट को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जल की संरचना को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताओ जल्दी से जल्दी। जल की संरचना को पढ़ा ना? अरे बोलना। और इसकी क्रियाओं को पढ़ते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। मतलब सर क्या हुआ कि जल किसी दूसरे पदार्थ के साथ किस प्रकार एक्शन दिखा रहा है, समझ रहे बात ना। जैसे जल अम्ल के साथ किस प्रकार का एक्शन दिखाएगा, समझ रहे बात को ना। जल किसी धातु के साथ कैसा एक्शन दिखा रहा है, ठीक है। जल को अगर हम मतलब किसी जलीय विलयन में अगर हम लोग किसी H2SO4 को ले लिया, उसमें जल डाले तो वो किस प्रकार से बिहेवियर दिखाता है। क्षार डाले कोई NaOH हाइड्रोक्साइड तो कैसा बिहेवियर दिखाता है। मतलब इसकी बनावट, इसकी संरचना और इसके रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं, वही क्या कहलाता है बेटा? रसायन शास्त्र, यानी कि बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर। बोलो इतना बात किसी को समझने में दिक्कत है तो जल्दी बताओ। नहीं दिक्कत है? यानी केमिस्ट्री का अगर हम थोड़ी सी आगाज करें तो आपने समझा कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री क्या होता है? बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर। अब इसके फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो क्या होगा? बोलो फादर ऑफ केमिस्ट्री। अभी ऊपर मैंने बहुत सारा चीज बता दिया है कि देखिए क्या क्या योगदान था, किस प्रकार से इन्होंने अंधकार को दूर किया हुआ है लोगों के अंदर से। तो हम कह सकते हैं कि इस महान साइंटिस्ट को हम फादर बना सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो जल्दी। एंटोनियो लेवोजियर। एंटोनियो। अच्छा बच्चा, इसका अगर हम पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या था? एंटोनियो लेवोजियर साहब का जो पूरा नाम था वो था एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर। क्या नाम था बेटा? फुल नेम अगर बात करें एंटोनी एंटेनियो ऐसे लिखेंगे, एंटेनियो, है ना। एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर। समझ रहे बात ना। काफी धनी मनी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। धनी मनी फैमिली समझते हो ना, मतलब एक रिच फैमिली से ये बिलोंग करते थे। इनके पिताजी जो थे, इनके फादर काफी धनी मनी थे। समझ रहे बात को ना। व्यापारी थे इनके पिताजी, मतलब मर्चेंट थे एक प्रकार का, समझ रहे ना। इनके पिताजी काफी धनी मनी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो एंटोनियो लेवोजियर उसी फैमिली में हुए थे। मतलब एंटोनियो लेवोजियर काफी धनी मनी व्यक्ति थे, समझ रहे बात ना। लगभग 20-22 साल की अवस्थाओं में ही पदार्थों के ऊपर इनको स्टडी करने में बहुत ज्यादा मन लगता था। लगभग जब ये 27 या 20 या 22 साल के थे, उसी टाइम इनको नौकरी लगा था टैक्स कमिश्नर में। टैक्स कमिश्नर समझते हो ना? टैक्स कमिश्नर का मतलब क्या होता है? जो कर लेने वाला कमिश्नर होता है ना, उसमें इनको जॉब लगा था। किनको? लेवोजियर साहब को। उसी में काम करते थे, समझ रहे बात को ना। और एक उसी डिपार्टमेंट में एक लड़की भी थी, मारिया नाम की। क्या नाम था उस लड़की का? मारिया। उस टाइम यह लड़की जो थी बच्चा 14 वर्ष की थी। और आपके जो एंटोनियो साहब थे, एंटोनियो, वो लगभग 28 इयर्स के थे, मतलब 28 साल के थे। बहुत लंबी कहानी है, समझे ना बात को। मारिया बहुत सुंदर लड़की थी और इहो बहुत ज्यादा गोलगप्पा था।
एंटोनियो लेवोजियर दिखने में बहुत अच्छा लगता था, मतलब बहुत स्मार्ट थे, है ना। और मारिया तो समझिए कि मतलब 14 साल की लड़की थी, है ना। इनको उससे क्या हो गया बच्चा, प्यार हो गया, समझ रहे बात ना। दोनों का नैना लड़ा और दोनों आपस में क्या कर बैठे, समझ रहे बात ना। नैना की बात नैना जान गया, समझे। मतलब एक दूसरे से ये दोनों क्या कर बैठे बेटा, प्यार कर बैठे। और जब प्यार कर बैठे तो आगे क्या होगा, इनका शादी होगा। मतलब दोनों ने क्या कर लिया, शादी। आने वाले टाइम में जब ये दोनों शादी किए हुए तो शादी करके खाली बच्चा ही पैदा करना इनका मुख्य लक्ष्य नहीं था, स्टडी दोनों ने जारी रखा। खोज इनका एंटोनियो साहब का जारी रहा। मारिया भी इनको बहुत हेल्प की, लेकिन मारिया का नाम सुनने को आपको केमिस्ट्री में इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये हेल्प करती थी और ये बुक भी लिखा करते थे, है ना। ये साहब किसी भी चीज पे जब स्टडी करते थे तो ये इनका हेल्प करते गए और इनका आगे की तरफ नाम होता गया, समझ रहे बात को ना। चूंकि ये एंटोनियो साहब थे ना, कम लैंग्वेज जानते थे, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले क्षेत्रीय लैंग्वेज, हर क्षेत्र का अलग अलग लैंग्वेज हुआ करता था, तो इनके पास भाषाओं का कम ज्ञान था। परंतु मारिया जो थी वो विविध भाषाओं पे स्टडी करना शुरू की। बहुत सारी भाषाओं को इन्होंने क्या किया, मारिया ने ग्रहण किया, है ना। और उस भाषा के आधार पर, है ना, रूपांतरित करना शुरू किया एंटोनियो लेवोजियर को। मतलब वो इनको हेल्प करती थी, है ना, भाषाओं में। तो ये जिस चीज का खोज करते थे, किसी भी चीज पे जब ये काम कर रहे हैं तो उसको अलग अलग भाषाओं में भी छपाई करना शुरू किया गया, लिखना शुरू किया गया, उस पर स्टडी करना शुरू किया गया, समझ रहे बात को ना, है ना। इसलिए आज ये वर्ल्ड लेवल पर इनकी पहचान होती है। जितना फिजिक्स में बेटा न्यूटन का योगदान है, फिजिक्स में हम लोग जितना न्यूटन का योगदान पाते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, कभी कभी गैलीलियो भी कहा जाता है, समझे ना बात को। तो फादर ऑफ फिजिक्स जब हम न्यूटन की बात करते थे, जितना योगदान न्यूटन का था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कैलकुलस, जितना योगदान बेटा न्यूटन का था, उतना ही ज्यादा केमिस्ट्री में योगदान किसका था, बताओ जल्दी से, एंटोनियो लेवोजियर साहब। इस बात को लिख भी देते हैं कि जितना फिजिक्स में न्यूटन का योगदान है, उतना ही केमिस्ट्री में लेवोजियर का योगदान है, समझ रहे बात को ना। आज भी इनकी सारी कहानियां जिंदा है, आज भी इनकी जो लिखे गए, बताए गए, आज उस चीज को हम आज भी स्टडी करते हैं, समझ रहे बात को ना। इनका जन्म की अगर बात किया जाए बेटा तो 1742 में जन्म हुआ था इनका, लेवोजियर साहब का। कब, 1742, और 1794 में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई, है ना। ये इनका थोड़ा सा बायोग्राफी है, चूंकि जब फादर है तो जानना जरूरी है, ठीक है। जब फिजिक्स का क्लास आपका चलेगा उसमें न्यूटन का भी थोड़ा सा बायोग्राफी आपको बता देंगे। 1742 ईस्वी में जन्मे, कहाँ जन्मे थे, पेरिस, जो कि फ्रांस में है, समझ रहे बात ना। अच्छा, मारिया भी कहाँ की थी बेटा, फ्रांस की थी, ये भी फ्रांसीसी ही थी। और 94 में इन साहब की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु पता है ना, ये मृत्यु इनकी अप्राकृतिक नहीं हुई थी, इनको मारा गया था, समझ रहे बात को ना। और इनको कैसे मारा गया था, तो गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दिया गया था इनको, किनको, लेवोजियर साहब को गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दी गई थी। अब काहे सर, इतना अच्छा साइंटिस्ट थे, क्या कारण हुआ होगा कि इनको फांसी दिया गया। अंदर गिलोटिन क्या होता है, अभी जो फांसी देने वाला होता है ना, रस्सी में बांध दिए लटका दिए, है ना, वैसा नहीं होता है। गिलोटिन जानते हो कैसा होता है, यहाँ पे धारेदार रखा होता है तलवार ऐसी टाइप का, है ना, और यहाँ लगा होता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ऐसा घिरनी टाइप का होता है, समझ रहे बात ना। घिरनिया नाचा यहाँ से ढिच ऐसे ऐसे सिक। अब यहाँ सुताया हुआ है, किनको सुताया हुआ है, लेवोजियर साहब को गर्दन छपाक से कर दिया, समझ रहे बात। इस प्रकार का, जैसे आप 9th क्लास में पढ़ोगे हिस्ट्री में, लुई 16वां शायद था कि 14वां था, हाँ लुई 14वां ही था, तो वो भी शायद फ्रांस का ही था, फ्रांस का ही था। उससे भी जनता खुश नहीं थी, समझ रहे बात ना। पूरे देश में बेरोजगारी व्याप्त थी, लोगों में भूखमरी था, है ना। मतलब रोटी दो के नारे लगा रहे थे, इतना वहाँ की जनता, इतना वहाँ पे एथी हो गया था कि मतलब असहनीय हाल हो गया था। तो अंत में विद्रोह हुआ जनता का, तो लुई 16वां और उसकी रानी दोनों को वहाँ पे क्या किया गया कि ये वहीं पे फांसी लगा के उनको गिलोटिन पर चढ़ा के मार दिया गया था। फ्रांस की ही बात कर रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति भी पढ़ोगे आप 10th क्लास में हो तो हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। तो ये फ्रांस के थे। 1794 की हमने बात किया, उस टाइम इनको गिलोटिन पर चढ़ा करके क्या दे दिया गया बेटा, फांसी दे दिया गया, यानी कि ये मर गए, समझ रहे बात ना। एक साइंटिस्ट कहता है इनके बारे में कि यह एक ऐसा साइंटिस्ट था कि अगर 100 साल भी अगर इनको खोजा जाए तो फिर मिलने वाला नहीं है।
मतलब एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट थे। वो मस्तिष्क नहीं मिलेगा जिस मस्तिष्क को 1 सेकेंड में फ्रांसीसी ने गिलोटिन पर चढ़ाकर उड़ा दिया, है ना। एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट के रूप में उभरे थे, समझे ना बात को। परंतु इन्हें मार दिया गया। कारण क्या था कि केमिस्ट्री में रुचि रखते रखते ये थोड़ा सा पॉलिटिकल चीजों में भी मतलब इंटरेस्ट लेने लगे थे, मतलब राजनीति में कूद गए थे, है ना। पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहते थे, राजनीति में कूद गए थे। अब क्या होता है कि राजनीति में जब भी आप जाते हो ना, तो आपका दुश्मन एगो नहीं, बहुत सारा दुश्मन हो जाता है। एक तो पहले ही से ही फेमस थे, समझ रहे बात ना। इनको षड्यंत्र के तहत, है ना, राजनीतिक पॉलिटिक्स तो बाबू अपने बेटा को नहीं पहचानता है, भाई को नहीं पहचानता है, समझ रहे बात ना। ये तो अलग ही थे। इनको पॉलिटिक्स खेल दिया, इनके साथ खेला गया और उसके तहत इनको क्या किया गया, फंसा दिया गया, समझ रहे बात को ना। जेल में डाल दिया गया, है ना। और वो इनके लिए एक ऐसा क्या बोलते हैं ना, इनके खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया, इतनी सारी सबूतें कि इनको अंततः वहाँ की सरकार क्या कर दी, बच्चा फांसी सुना दी, है ना। और इनको फांसी दे दिया गया। बहुत बड़ी कहानी है इसकी, है ना। अब इसके बाद और सारे साइंटिस्ट हैं, और सारे लोगों ने इस पे क्या किया, रिसर्च किया, है ना। समझ रहे बात को ना। केमिस्ट्री को और आगे बढ़ाए, ब्राउन्स आए, रासायनिक संयोग का नियम आया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया, समझ रहे बात ना। तमाम सारी चीजों का खोज हुआ, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, बोर का परमाणु मॉडल आया। ये सब चीज आप देखे भी होंगे 9th क्लास में, समझ रहे बात को ना। आज उन सब चीजों को का उपयोग करते हुए परमाणु का संरचना हमने पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, परमाणु अणु और आयन पढ़ा। अब उन सारी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आगे का केमिस्ट्री का खोज ऐसे ही होता गया। लेकिन आगाज हुआ कि नहीं हुआ, एक केमिस्ट्री में क्रांति दौड़ी कि नहीं दौड़ी, समझ रहे बात को ना, उस क्षेत्र में, है ना। और उस चीज में हम लोग भी उनकी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए, है ना। आज भी नए नए साइंटिस्ट रूप ले रहे हैं, कैसे, पुराने साइंटिस्टों के कदमों पे चल करके, समझ रहे बात को ना, उनका अनुसरण करके, समझे। अब यहाँ से बात करते हैं सर केमिस्ट्री के प्रकार, मतलब रसायन का प्रकार, है ना। टाइप्स ऑफ बेटा केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अलग अलग विविध क्षेत्र हैं, है ना। केमिस्ट्री का बबुआ इतना क्षेत्र है ना, 10-15 को क्षेत्र है। परंतु आपको मुख्यतः जो क्षेत्र है पढ़ने, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ने हैं 12 क्लास तक, है ना। उसके बाद और भी क्षेत्र आता है, कृषि रसायन, औद्योगिक रसायन। जब हम लोग क्या कौन सा डिग्री लेते हैं, जब बैचलर डिग्री BSc जब हम लोग करते हैं, बहुत सारे केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट आ जाता है ना। मुख्यतः 3 डिपार्टमेंट है। वैसे मुख्यतः हम 6 डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। बातें तो 3 ही की करनी है। एक तो आपका होता है बच्चा कौन सा, कार्बनिक रसायन। कौन रसायन, कार्बनिक रसायन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा भाई साहब, बता दो मेरे को जल्दी से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है जिसमें कार्बन और उससे बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हीरा किस चीज से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। एक कार्बन अगले कितने कार्बन से जुड़े होते हैं हीरा में, 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़े होते हैं हीरा में बेटा, 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। तो बोलो ये कार्बन से बना हुआ है, तो हीरा के बारे में किस रसायन में पढ़ेंगे, कार्बन। ग्रेफाइट का नाम सुने हो, ग्रेफाइट का, है ना, बोलो जल्दी। ग्रेफाइट किस चीज में पाया जाता है, बैटरी में देखे हो ना ग्रेफाइट, है ना। इसमें एक कार्बन अगले कितने कार्बन से जुड़े होते हैं, बोलो जल्दी। 3 कार्बन से जुड़े होते हैं। अब एगो इलेक्ट्रॉन इसका खाली रहता है ना। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एगो खाली है, समझ रहे बात को ना। मैंने क्या बताया कि ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट एक कार्बन, इसके अगले कितने कार्बन से जुड़े होते हैं, बोलो 3। तो एगो कार्बन खाली है कि नहीं, एगो इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉन खाली है कि नहीं। तो बोलो अब ये इलेक्ट्रॉन जब का वाहक बनेगा कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है कि नहीं, बात समझ रहे हो ना। जब इस इलेक्ट्रॉन के कारण अब ये बताओ विद्युत का सुचालक होगा कि नहीं ग्रेफाइट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खाली है, समझ रहे बात को ना। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़े होते हैं, 3 कार्बन। लेकिन इसमें एक कार्बन, हीरा में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, हीरा का एक कार्बन अपने अगले कितने कार्बन से जुड़े होते हैं, 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। तो बताइए जल्दी से कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन खाली है, तो हीरा विद्युत का सुचालक कि कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट क्या होगा, बात समझ रहे हो ना। ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, विद्युत का सुचालक है ना। लेकिन हीरा क्या है, क्यों अभी मैंने बताया ना, क्योंकि हीरा में क्या होता है, बोलो जल्दी से, खाली इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी दोनों कार्बन से बना हुआ है कि नहीं,
जब हम इसका स्टडी करेंगे तो कार्बनिक रसायन में करेंगे कि नहीं? बोलो जल्दी से जल्दी। इनका स्टडी किस में किया जाएगा? कार्बनिक रसायन। जैसे गोबर में कौन सा गैस होता है पता है आपको? मीथेन। मार्स गैस भी इसे कहते हैं, CH4 को। कौन गैस के नाम से जानते हैं? मार्स गैस। तो अब बात सोच समझ के बताइए कि हम जब इसका स्टडी किए तो बोलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे नहीं? एल्कोहल का नाम सुने हो? शराब का C2H5OH है ना, इसे पेय शराब बोला जाता है। कौन शराब? पेय शराब। पेय शराब है ना, पेय शराब। एथेनॉल है ना, इससे विस्की, ब्रांडी, तुम्हारा समझते हो ना बाबू बात, तुम्हारा रम, बहुत सारे शराब के मतलब रूप होते हैं, फॉर्म होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पर, उनके परसेंटेज के आधार पर। तो समझ रहे हो बात को ना कि इसमें कार्बन है ना? तो बोलो इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि नहीं? तो रसायन का पहला प्रकार में समझ में आया कि नहीं? यानी कि स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ोगे? कार्बन तथा इनसे बने कौन चीज का अध्ययन? यौगिकों का अध्ययन है ना। कौन रसायन होता है? कार्बनिक रसायन है ना, कार्बनिक रसायन कहलाता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। समझ में आ रहा है ना पूरा? डिटेल समझना है, ध्यान से देखिए है ना, एकदम सावधानी बनाए रखिए। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, जुड़े रहिए, ठीक है ना। लगातार स्टडी करते रहिए, हम आपके लिए है एकदम हमेशा के लिए। समझे ना बात को? समझ रहे हो ना? चाहे किसी चीज में कौन भी प्रकार का दिक्कत हो, क्वेश्चन भी पूछिए। अभी ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, है ना। आप इस टाइम भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको समस्या होता है तो किसी भी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास है ना। आप सामने बैठे हो, ऑफलाइन क्लास चल रहा है, और जो बच्चे यहाँ से ऑनलाइन देख रहे हैं अभी, है ना, उनके लिए है कि अब 2 क्लास। कहने का मतलब क्या है कि जब आप ऑफलाइन पढ़ते थे तो खड़ा होकर के कहीं से समस्या होता है तो पूछ सकते हैं, इसमें भी पूछ सकते हैं। समझ रहे ना? कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर आपको समस्या होता है तो सबसे पहला कौन सा केमिस्ट्री है बेटा? कौन रसायन? कार्बनिक रसायन। कौन रसायन? कार्बनिक रसायन। दूसरा जो हम लोग रसायन का प्रकार पढ़ेंगे बेटा, है ना, वो कौन सा रसायन पढ़ेंगे? थोड़ा सा जल्दी से। अकार्बनिक रसायन। कौन रसायन? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी से जल्दी बताओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे? कहो कि सर ऑर्गेनिक में जब कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं तो इनऑर्गेनिक में कार्बन को छोड़ करके बात समझ रहे हो ना। इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे? कार्बन को छोड़ करके, है ना, अलग जो भी तत्व हैं, है ना, उन यौगिकों का अध्ययन। जैसे बोलो H2O, बोलो कार्बन इसमें है तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। बात समझ रहे हो ना, है ना। जैसे अमोनिया है, जैसे, अरे बात समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत नहीं सर? जैसे फास्फोरस के बारे में पढ़ रहे हो, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे हो, समझ रहे बात को ना। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये सब कौन से रसायन में आएंगे? कार्बनिक रसायन। कौन रसायन में? कार्बनिक रसायन। कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों से बने यौगिक तथा इन तत्वों का अध्ययन क्या कहलाता है? बोलो। अकार्बनिक रसायन। समझ रहे बात को? रसायन कहलाता है। बोलो बातें पूरा क्लियर हो रही है कि नहीं? पूरा 100% समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए। किसी को दिक्कत हो रहा है? 100% समझ में आ रहा है क्वालिटी के साथ। तीसरा जो है बेटा वो कौन सा रसायन है? तीसरा जो है वो कौन सा रसायन है? भौतिक रसायन। कौन रसायन? भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? उनके भौतिक गुणों के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? भौतिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक रसायन। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के निर्माण, है ना, जो हो रहा है उसको हम लोग किस रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे बेटा? भौतिक रसायन के अंतर्गत। बात समझ रहे हो ना? अब तीसरा चौथा जो आता है बेटा वो आता है जैव रसायन। कौन रसायन? जैव रसायन। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बेटा? बायो केमिस्ट्री। अब बायो केमिस्ट्री में क्या पढ़ाइएगा सर? आपका ये जो बायो है, आप एक सजीव पदार्थ हो। आप इस सजीव पदार्थ जब हो, है ना, तो आप मर जाओगे तो क्या होगा? आप घटित होगा। आपके शरीर के अंदर से बहुत सारा केमिस्ट्री निकलेगा कि नहीं? बहुत सारा केमिस्ट्री। अरे कौन सा केमिस्ट्री निकलेगा?
कार्बन, फास्फोरस, अमोनिया, ये सब क्या है हमारे बॉडी के अंदर, एमिनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, इन सब चीजों से जो हमारा बॉडी तैयार हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिस्ट्री है, विटामिन, प्रोटीन, अब इस प्रोटीन कौन चीज से बना हुआ है? तो एमिनो एसिड से बना हुआ है ना। बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ करके कौन चीज का निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इन तमाम पक्षों का अध्ययन यानी बायोमोलिक्यूल्स का अध्ययन, बायोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली किसका अध्ययन करेंगे? स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मार्कर एथिला है वो सियाही, स्टडी ऑफ बोलो, स्टडी ऑफ, वो वाला मार्कर दो, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स मतलब जैव अणु का अध्ययन, जैव अणु का कौन चीज? अध्ययन। जैसे कि आप विटामिन का अध्ययन कर रहे हो, जैसे कि आप प्रोटीन का अध्ययन कर रहे हो कि नहीं? अरे बोलो जल्दी से, समझ रहे बात को ना? किसी को दिक्कत? जैसे आप कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन कर रहे हो, जिससे हम बोल पा रहे हैं हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट के कारण तो ऊर्जा है, इसका कारण। साथ ही साथ इन चीजों का अध्ययन करेंगे कि अगर कोई वनस्पति है, गिर गया, सड़ गया, फट गया, है ना, फिर उसके बाद ईंधन उसमें से निकला, है ना, ये सारा बायोकेमिस्ट्री ही तो है ना। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। किसी को दिक्कत है तो जल्दी से बताओ, किसी को दिक्कत है ना? फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा औद्योगिक रसायन। कौन सा रसायन? औद्योगिक रसायन। कौन रसायन? औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन इंग्लिश में इसे बोलते हैं कौन चीज? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या क्या चीज पढ़ेंगे? जैसे औद्योगिक स्तर पर तत्व पदार्थों का जो निर्माण होता है, जैसे औद्योगिक स्तर पर अल्कोहल का निर्माण, जैसे औद्योगिक स्तर पर आपका खांसी के सिरप का निर्माण, वही उसमें भी तो केमिस्ट्री है, बोलो है कि नहीं है? बहुत सारी दवाओं को हम लोग खाते हैं, बुखार का दवा, सिरप, है कि नहीं? ताकत का दवा जो सिरप होता है ना। तो अब मान के चलिए कि अल्कोहल तैयार करना है, अमोनिया तैयार करना है औद्योगिक पैमाने पर, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो औद्योगिक स्तर पर पदार्थों का जो निर्माण किया जाता है, औद्योगिक स्तर पर पदार्थों का कौन चीज? निर्माण जो किया जाता है, उसका गुण का अध्ययन, उसके निर्माण की विधि कौन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे? हाँ, औद्योगिक स्तर पर पदार्थों का निर्माण, संरचना, उनकी कौन अभिक्रियाओं का अध्ययन, रासायनिक अभिक्रिया का कौन चीज? अध्ययन। कौन केमिस्ट्री कहलाता है? औद्योगिक केमिस्ट्री। बहुआ बेसिकली मैंने क्या बताया? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पढ़ा चुकी। केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है 10th क्लास में, है ना, इसलिए हम केमिस्ट्री की आगाज की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप स्पेशल जब केमिस्ट्री के टीचर के पास पढ़ते हैं तो ये जरूरी है कि थोड़ा सा आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में बताएं। बातें समझ में आ रही है ना? तीसरी अगर बात करते हैं, लास्ट चौथी पे तो पांचवी हुई, उसके बाद होता है बेटा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, मतलब कौन रसायन? कृषि रसायन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? आप देखते हो खेती होता है ना, खेती होता है तो क्या क्या छींटते हैं हम लोग? देखिए, कभी यूरिया छींटते हैं, डीएपी, पोटाश, जिंक छींट देते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है कि वो कैसे बना हुआ, कैसे बनाया गया है, किस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है? यह बात तो जरूर सोचा होगा ना कि इससे मिट्टी की उर्वरता का शक्ति बढ़ेगी। अरे बोलो ना। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उन उर्वरकों को बनाया गया है ताकि मिट्टी की उर्वरक शक्ति बरकरार रहे या फिर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो। समझ रहे बात को ना? तो जो भी हम एग्रीकल्चर क्षेत्र में जितने रसायनों का यूज करते हैं, उनके निर्माण की विधि को ही कौन चीज में पढ़ेंगे हम लोग? कृषि रसायन में। आपको 10th में नहीं पढ़ना है हालांकि, समझ रहे बात ना, बट जान लीजिए कि कृषि रसायन क्या है बेटा, कि कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में समझ रहे बात ना, खाद, जैसे कृषि क्षेत्र में उपयोग आने वाले है ना रसायनों के निर्माण की विधि, संगठन, बनावट तथा उनकी क्रियाशीलता और अभिक्रियाओं का अध्ययन, और अभिक्रियाओं का कौन चीज? अध्ययन। कौन सा रसायन है? बोलो जल्दी से जल्दी। कृषि रसायन कहलाता है। बात समझ रहे हो ना? यानी कि नॉर्मली हम कहें, एक बात करें कि रसायन के बिना क्या हमारा जिंदगी पॉसिबल है? नहीं सर। अगर केमिस्ट्री ना होता तो हम होते? नहीं सर। पूरा हमारा केमिस्ट्री ही तो है।
अरे है कि नहीं है? Yes, sir. केमिस्ट्री में कभी कभी ये सब सुनते हुए देखे होंगे कि आलिया भट्ट का केमिस्ट्री खराब है, इसलिए उसका अच्छा फिल्म अच्छा से नहीं चल रहा है। मतलब केमिस्ट्री का मतलब क्या है? मतलब केमिस्ट्री बाबू एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके बगैर न तो दिनचर्या चल सकती है दिनचर्या। आज रोज आप हर दिन केमिस्ट्री का यूज करते हो, अचार से लेकर के, समझ रहे बात को ना? बहुत सारे चीजों में हम लोग केमिस्ट्री का यूज करते हैं। अचार हो गया आपका, यानी मामूली सा सब्जी बनाते हैं तो विभिन्न प्रकार के अवयवों को मिलाते हैं, पदार्थों को मिलाते हैं, तो विभिन्न प्रकार की केमिस्ट्री को मिला रहे हैं। समझ रहे बात को ना? कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि अगर आपको थोड़ा सा तबीयत खराब होता है तो बिना केमिस्ट्री के आप नहीं जिंदा रह सकते हो। बुखार हुआ तो उसमें भी केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। दवा लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे अवयवों को मिलाया गया है, उसका स्टडी किया है। केमिस्ट्री का स्टडी नहीं करते तो क्या हम मेडिसिन बना पाते? अब इसका आने वाले समय में जब आप क्या बोलते हैं, आगे की कक्षाओं में जाते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हो, समझ रहे बात ना? तो इसका अपना एक डिपार्टमेंट भी हो जाता है, समझे? आप हो सकता है केमिस्ट बन जाओ आने वाले समय में। हमें केमिस्ट क्या करता है लोग? फार्मासिस्ट, बी फार्मा, एम फार्मा, है ना? आगे जब आप ये कोर्सेज कीजिएगा तो उसमें आपको जो भी मेडिसिन होते हैं ना, उनके है ना, उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका बनावट क्या है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी करेंगे। बोले इतना में किसी को दिक्कत है? पूरा समझ में आया कि नहीं आया? पूरा एंटोनियो लेवोजियर की कहानी समझे कि नहीं समझे? इनकी मोहब्बत की दास्तान को समझे कि नहीं समझे? किसी को दिक्कत? लेकिन एक बहुत बड़ा गलती किए थे यार, बाल विवाह कर लिए थे, है कि नहीं? 28 साल के अपन या 14 साल के लड़की से शादी कर लिए, ठीक है? सीधा दोगुना से आने थे। अच्छा आप बताइए कि जब 30 साल का हो जाएंगे तो मारिया 15 साल की होगी? का होगी ना? 16 की हो जाएगी ना? आगे का ये दोगुना का कहानी चलते रहेगा? नहीं ना? चले, किसी को दिक्कत है अगर इतना में तो बताओ जल्दी से। दिक्कत है? पूरा 100% क्लियर हुआ? तो कल क्लास शुरू करेंगे बेटा हम। अगर अच्छा छोड़ो एक टॉपिक और देख लेते हैं, हालांकि अब तो जगह नहीं है बोर्ड पे, पर ये जान लीजिए 10th क्लास में जब हम केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे तो उसमें टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर? 6 चैप्टर बता देते हैं, सुन लीजिए। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, है ना? और दूसरा चैप्टर अम्ल भस्म तथा क्षार, एसिड बेस, समझ रहे बात को ना? क्या कौन चीज? एसिड बेस एंड साल्ट। तीसरा चैप्टर आपका है धातु और अधातु पढ़ेंगे। चौथा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत पढ़ेंगे, अयस्क से या खनिज से, समझ रहे बात को ना? और उसके बाद तत्वों का क्लासिफिकेशन करेंगे। अब तक 118 को तत्व खोजे गए ना, तो उसमें कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, इन तमाम बातों का, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, किसकी क्रियाशीलता कम है, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे, इन सब बातों का स्टडी करेंगे। दिमाग में बात जा रहा है? तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का आपका उद्गम क्षेत्र है, 10th क्लास में भी बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है? शुरुआत बढ़िया से कीजिए, है ना? अंत करने के लिए हम हैं, है ना? बहुत अच्छा से अंत करेंगे, आप लगे रहिए बस। टेस्ट जब भी ले तो आप अच्छा से टेस्ट दीजिए, बताइए, है ना? नहीं तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगे भाई साहब, समझे ना?